हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। सो गाइस, हम लोगों ने अपना ये जो सीरीज शुरू किया है, जो कि अगेन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, मतलब सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेम द कम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर कोर्स in your syllabus. So that is crispy chips of NCERT. So again, as the name makes it clear, हम लोग यहाँ पे आपको क्रिस्प एलिमेंट आपको देने वाले हैं एनसीईआरटी का, जिससे अगेन आपकी जो एनसीईआरटी की रीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो यस, यहाँ पे अगर आपको जो समझ में आ जाएगा, अगर आप 1000 बुक्स भी पढ़ लेंगे तब भी ये जो है, ये जो बेस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इस पे मेहनत किया। ये जो हम लोग बेस बना रहे हैं आपके लिए, वो अगेन दैट इज गोइंग टू बी अ मैजिक फॉर यू। So yes, please like, share and subscribe our video. That is all that we are asking for. So yes, without any further delay, let's get started. तो हम लोगों ने अपना पहले लेक्चर में बात किया था इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री की अगेन हम लोग ब्रॉड टाइमलाइन से, और उसको थोड़ा सा डिटेलिंग भी हम लोग करेंगे इसी चैप्टर में, इसी क्रिस्पी चिप्स में। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें भी अगेन हम लोगों ने पेलियोलिथिक की बात की थी, हम लोगों ने मेसोलिथिक की बात की, नियोलिथिक की बात करी थी। तो अगर हम लोग पेलियोलिथिक की बात करें तो मतलब कि फ्रॉम अर्ली पीरियड टू 8000 बीसी तक हमारा पेलियोलिथिक एज था। तो वही हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। मेसोलिथिक एंड मेसोलिथिक हो गया 8000 से 4000, और नियोलिथिक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो शुरू हुआ था, वो हो गया 4000 से 2500 तक। फिर प्रोटो हिस्ट्री आ गई। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोगों ने बात किया था आईवीसी, और ये अगेन सब टर्म्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है, तो यहाँ बस आपको मैं ब्रॉडली बता रही हूँ कि हमने किया गया था। तो आईवीसी और हड़प्पन और वैदिक एज के बारे में हमने बात किया था। 1000 बीसी में हमारा आयरन का डिस्कवरी हो जाता है, और वहां से हम लोगों का अगेन दैट एलिमेंट ऑफ की कल्चर और या एलिमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन हमारे को दिखता है। इसी के बाद से आने लगते हैं महाजनपदास। तो जैसे मगध, तो मगध का क्यों राइज हुआ, तो ये सब हम लोग आज थोड़ा सा बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एक्चुअली गिव यू। देखिए, टाइमलाइन को मैं क्यों इतना एम्फेसिस दे रही हूँ, क्योंकि अब अगर आप क्वेश्चन देखें कोई भी एग्जाम में, तो एक अरेंज करने को आ जाता है, या फिर ऐसे नाम आ जाता है जो आपको पता ही नहीं। तो हम लोगों ने ये जो है, ये डेटा जो ऐसा बनाया है, एनसीईआरटी को बेस बनाकर हम लोगों ने ऐसा रिसर्च किया है अपने एंड पे, कि वो आपको हर चीज फ्रॉम डेटा टू एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंडिंग आपको एक ही जगह मिल जाए। दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सो यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैदिक एज की बात कर ली थी। हिस्टोरिकल पीरियड अगेन जैसे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न होता है। तो 600 बीसी अगेन एंशिएंट, 712 तक वहां पे हमें हर्षा का जब डिक्लाइन होने लगता है, उसके बाद वहां पे एंशिएंट खत्म हो रहा होता है। फिर मेडिवल, तो हर्षा से अगेन औरंगजेब तक। तो औरंगजेब मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन होने लगता है, फिर उसके बाद वहां पे मेडिवल खत्म होता है। फिर आता है ब्रिटिशर्स वगैरह, राइज ऑफ स्मॉल स्टेट, ब्रिटिशर्स वगैरह आ जाता है, और फिर मॉडर्न हमारा शुरू हो जाता है। तो अगेन आज हम लोग बात करेंगे। तो अगेन देख लीजिए आप लोगों की हर एग्जाम में यहाँ पे हम लोगों ने ये जो आइकन ही बनाया है। तो यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, पीसीएस, यूपी पुलिस यानी पुलिस रिक्रूटमेंट ले लीजिए, बीपीएससी, जेपीएससी, या किसी भी तरह के पीएससी या पीसीएस एग्जाम जो आप बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर बीपीएसएससी, जेसीजीएल, रेलवे एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ तक कि अगर स्कूल लेवल में भी बात करें, तो स्कूल लेवल में भी आपको यही सब पढ़ना होता है। स्कूल लेवल में क्यों नहीं मार्क्स आ पा रहे होते हैं, अगेन आजकल तो मार्क्स थोड़े से बटने भी शुरू हो गए हैं, अगर मैं 10th और 12th की बात करूं। पर फिर भी अगर आप एक स्टैंडर्ड जो मतलब समझने के उससे भी देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। इससे एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। तो अगेन फ्रॉम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, अब हम लोग आज का अपना कोर्स कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है, हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एंशिएंट इंडिया की डिटेल में हम लोग जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे 600 बीसी से 712 एडी, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने आप को अपने स्क्रीन से थोड़ा सा हटती हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 600 बीसी, जैसे हम लोग बता चुके हैं, 600 बीसी से लेके 712 एडी तक हमको दिखता है, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया में हुआ क्या क्या है, तो अगेन आपको पता ही है कि एंशिएंट इंडिया में क्या नहीं हुआ। अगेन जितना भी हमारा जो फिलोसफी है, हम लोग एंशिएंट इंडिया पे ट्रेस कर रहे होते हैं। तो अगेन दैट एज इटसेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे कि कैसे महाजनपदास होते हैं, क्यों वहाँ पे क्यों रेज होता है, ये सब हम लोग बात करते हुए अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि कोई समझा नहीं पाता है, और वही हमको वो फियर जो होता है उसके आसपास, वो हमें ओवरकम करना है। एवरी इंडिविजुअल
has to overcome the fear of NCERT. Okay, and that is very important. ठीक है, तो अब मैं एंशियंट इंडिया की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है महाजनपदास। महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास का अगर मैं बात करूं तो ये होता है 6th century BC। 6th century BC में हमको यहाँ पे मेजर क्या दिखते हैं, महाजनपदास। तो यहाँ पे अगेन कैसे स्टेट्स बनने लग गया, क्यों, मतलब अगर देखा जाए इससे पहले तो क्लैंस और ट्राइब्स इधर उधर रहते थे, क्यों, क्योंकि अगेन सोसाइटी जो थी वो नहीं थी, बट आयरन का डिस्कवरी हुआ, फिर कास्ट सिस्टम वगैरह उससे बनने लगे, एक तरह से पावर्स का भी डेवलपमेंट होने लगा। जैसे महाजनपदा में अगर सबसे बड़ा करे तो मगध का हमको राइज दिखता है, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों ने वो सीरियल जरूर देखा होगा, याद है बचपन में हम लोगों को क्या आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, मेरा फेवरेट था। मतलब एक दिन वो अचानक से बंद हो गया, उसमें जो चाणक्य का जिन्होंने रोल प्ले किया था ना, आई एम, मतलब इफ आई वर टू से कि हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी, आई वुड से चाणक्य फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीरियल ओनली, ठीक है। So that actor, मतलब I am not up for any hero or anything, I am up for Chanakya who played that role in that particular serial जो कि इमेजिन टीवी पे आता था। तो वहां पे अगर देखा जाए तो कैसे उन्होंने वो लिया, उससे आपको सीखने की मिली दैट आइडिया ऑफ योर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स, जो आप बोलो उसको कमिटमेंट को पूरा करो, तो दैट एथिक्स, ठीक है। और एथिक्स में भी अगेन कैसे नीति को यूज करो, तो आइडिया ऑफ नीति। तो इस बार आपको अगर यूपीएससी में देखिए तो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है चाणक्य नीति में से, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो भी हम अपनी सीरीज में आपको बताएंगे। आगे हम लोग इसमें पीटी के ट्रिक्स और पीटी को कैसे अगेन रैशनल तरीके से समझा जाता है वो भी हम लोग आपको करवाएंगे। तो महाजनपदा में आता है, अब गेन यहाँ पे हमको दिखता है कि कैसे आयरन का या फिर उनको कैसे ट्रांसपोर्टेशन रूट में कैसे उनका एडवांटेज था, कैसे उनका लोकेशन का या जोग्राफिकल फैक्टर्स का कैसे उनको वहां पे बेनिफिट हुआ, ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम ब्रॉड लाइन में आए तो अगेन मगध एम्पायर का इन केस में पर्टिकुलर बात करूं, मगध एम्पायर, ठीक है, मगध एम्पायर, तो ये आता है हमारा 600 BC, ठीक है, 600 BC से हमारा 300 BC तक हमारा मगध एम्पायर रहता है। तो दिस डेट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, 600 BC से 300 BC तक। फिर आ जाता है मौर्य, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो है ये महाजनपदास में हम लोग पूरा डायनेस्टीज वगैरह भी जैसे करेंगे, हन्यक्या डायनेस्टी, ये सब, ठीक है। मगध एम्पायर, इसके बाद करें मौर्यन एम्पायर, तो 323 चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो 323 BC, ठीक है, 323 BC से 184 BC तक ये रहता है मौर्यन एम्पायर, 184 BC, ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्रॉड टाइमलाइन है, मेन आपको जो इवेंट याद रहना है ये देखिए कि कहाँ से शुरू हो रहा है, एंशिएंट इंडिया 600 BC, उसमें आपको मेन जो है मौर्यन का एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, जो ये हम लोग बता रहे हैं 323 BC से 184 BC। अब यहाँ पे अगेन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन स्टेट्स कैसे डेवलप होती है, उसमें फिर कौन सा एम्पायर राइज होता है, कौन सी डायनेस्टी आती है, जैसे नंदा डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद मौर्य आए, ये थोड़ा थोड़ा हम मतलब एक ब्रॉडली आप समझ लीजिए, आगे हम लोग जाके डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसी को कंटिन्यू करते हुए पोस्ट मौर्य, ठीक है, पोस्ट मौर्य, ठीक है। तो कैसे अगेन कैसे मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ, ये सब हमारे मेंस के भी आंसर्स बनते हैं। तो पीटी के साथ साथ ये मेंस के लिए भी ये सब एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और हैं, ठीक है। इफ आई एम सेइंग समथिंग, इफ आई एम एम्फसाइजिंग ऑन समथिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर का, तो एक एक चीज यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि मौर्य के साथ साथ कौन कौन था। तो संगम एज का भी हम बात करते हैं, तो साउथ में संगम एज, अगेन संगम एज से जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या संगम एज में कास्ट सिस्टम था, तो जो ये सब चीजें हैं ये सब एनसीईआरटी से क्लियर होती हैं, ये सब चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होती हैं। तो हाँ, कास्ट सिस्टम था, ठीक है, देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट दिस आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। विमेन का क्या हालत था, ये सब हमको बात करनी है। तो अगेन संगम एज भी इसी के अराउंड थी, संगम एज जी। अब संगम एज में अगेन हम लोग बात करते हैं किसकी, तो चोला, चेरास एंड पांड्यास। इस बार चेरा से आ गया, चेरा का क्या सिंबल था, ठीक है। तो सिंबल्स की बात ये सब हम लोग आपको करेंगे। आपको संगम एज में ऐसे प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो दीज थिंग्स ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगेन संगम एज की अगर मैं बात करूँ तो चोला, चेरा, पांड्यास,
तो अगेन, तो मौर्यन एंड संगम एज यहाँ पे हो गया। अब पोस्ट मौर्य की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो है हमारा आता है 184 बीसी, 184 बीसी से लेके 319 एडी तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट्स आ रही हैं, फिर वहां से हमारा अगेन वेस्ट से क्या क्या आ रहा है, किस तरह से डायनेस्टीज बन रही है, उनका क्या एडॉप्शन है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह को कैसे उनका राइज हुआ था, डिक्लाइन कैसे होता है, या फिर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन वापस कैसे आता है। ये सब फैक्टर्स अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न की बात होगी तो 184 बीसी से 319 एडी। अब 319 एडी के बाद एक बहुत अच्छा एम्पायर आता है, बहुत बड़ा एम्पायर बनता है, जिसको अगेन हम गोल्डन एज भी कहते हैं, एंड दैट इज गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जैसे अगेन समुद्रगुप्त, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगेन द नेवल एलिमेंट, दैट एस्पेक्ट समुद्रगुप्त। और या फिर बात करें उनकी जो उनका जो एक्सप्लोरेशंस है, तो दोज थिंग्स अगेन विल बी डिस्कसिंग इन वेरी मच डिटेल। सो दोज एस्पेक्ट, या फिर गुप्ता एम्पायर में कैसे कैसे कल्चर एस्पेक्ट में, कल्चरल डोमेन में कितना बेनिफिट हुआ, तो ये सब चीजें भी हम लोगों को बात करनी है। तो गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो 319 एडी से लेके 550 एडी तक हमको गुप्ता एम्पायर दिखता है। तो यहाँ पे हम एडी, ठीक है, तो 319 एडी। तो पोस्ट मॉडर्न का बीसी से एडी तक, यानी 184 से बीसी से लेके 319 एडी तक हमको दिखता है पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य के बाद जो एक प्रॉपर एम्पायर बनता है वो है गुप्ता एम्पायर, जिसको हम गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। अब कोई इस फ्रेज पे भी क्वेश्चन उठता है क्या वो गोल्डन एज था, क्योंकि अगर हम देखें तो गोल्डन एज यस यहाँ पे पिनेकल था, यहाँ पे हर चीज का डेवलपमेंट का टॉप था, पर टॉप के बाद तो डाउनफॉल आता है। तो क्यों, क्या फैक्टर्स थे गुप्ता एज में, जैसे फ्यूडलिज्म की हम लोग बात करेंगे, या हम बात करेंगे कैसे उनके टेरिटरीज जो है उसमें कंट्रोल को में कमी आने लग गई थी, तो दोज फैक्टर, तो फ्यूडलिज्म। अब ये सब जो है टर्म्स, ये सभी टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, या फिर क्या फैक्टर्स होते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ होलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है। वंस यू स्टडी दिस इट बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स अ केक वॉक, दैट इज आई वुड से केक वॉक, ठीक है। इतना इजी होने वाला है आपके लिए, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख के, मतलब ये सब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ले लीजिए, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर हो गया 319 से 550 एडी तक। इसके बाद क्या आता है, फाइनली जो आता है वो है हर्ष एम्पायर। हर्ष एम्पायर, ठीक है। अगेन महायान बुद्धिज्म, तो यहाँ पे महायान बुद्धिज्म की बात करेंगे। तो बुद्धिज्म को भी, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस लगते ही हैं बुद्धिज्म या जैनिज्म से, तो यहाँ पे अगेन महायान बुद्धिज्म में हर्ष का क्या रोल है, उसके में काउंसिल उन्होंने कैसे करवाया, तो ये सब भी हम लोग बात करेंगे। वो पावर में कैसे आए, ठीक है, दोज थिंग्स। तो अगर मैं बात करूँ तो इनकी है 606 एडी से लेके, इनका मैं मान लेती हूँ 647 एडी तक, ठीक है, 647 एडी तक। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हमारा एंशियंट इंडिया का जैसे मेजरली, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे, मतलब मेडिवल में स्टार्टिंग में कैसे होता है, आगे क्या होता है। तो अगेन एंशियंट इंडिया की अगर ब्रॉड टाइमलाइन आपको देखनी हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है एंशियंट इंडिया, तो 600 बीसी से 712 एडी तक हमारा एंशियंट इंडिया रहता है। अब एंशियंट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बात करें तो। अगर किसी भी तरह के इंडिया का जो एथिक्स है, ठीक है, इंडिया का या जो इथॉस है या सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट आई वुड से, तो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट, अब ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री इंडिया, आवर बिलवेड कंट्री इंडिया। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो वो एंशियंट इंडिया फिलोसफी कैसे सिस्टम बन रहे थे, तो सिस्टम, हाउ द सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, ऑफ लिटरेचर, ऑफ अंडरस्टैंडिंग केम इनटू बीइंग, ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ पे महाजनपदास होते हैं, तो कैसे आयरन का डिस्कवरी हो रहा होता है, उसके बाद कैसे सेटल्ड
एस्पेक्ट में आता है, कल्चर बनना शुरू होता है, तो महाजनपदा स्टेट्स आने लगती हैं, तो वो उनमें अगेन कैसी डायनेस्टीज होती हैं, उसमें क्या जैसे बिम्बिसार का क्या रोल था, ये सब हम लोगों को बात करनी है। उनकी क्या पॉलिसी थी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस वो करते थे, शादी करके करना, या फिर वॉर एस्पेक्ट क्या था उनका, ये सब हम लोगों को डिटेल में बात करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी बना रही हूँ, आपको एक तरह से बता रही हूँ कि आपको क्या क्या समझना है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो मगध एम्पायर, तो अगेन मगध एम्पायर 600 बीसी से 300 बीसी। मौर्य एम्पायर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे मेन आपको मौर्यन एम्पायर की डेट याद होनी चाहिए, दैट इज 323 बीसी, 323 बीसी से 184 बीसी तक। और इसी के साथ साथ संगम एज, तो मौर्यन अगेन चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, दैट फिलोसफी, दैट एस्पेक्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का जो उनका स्टेट सिस्टम क्या था, उन्होंने कैसे उनका क्या टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स थे, क्या उनका रिलीजन पे उनका कॉनोटेशन क्या बनता है, तो ये सब हम लोगों को बात करनी होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्यन एम्पायर के साथ साथ अच्छा संगम एज भी चल रहा था, तो संगम एज कैसे आता है, क्या वहाँ पे लिटरेचर होता है, उस लिटरेचर में क्या मतलब, अब उस लिटरेचर में भी अगर संगम में बात करूँ तो दो तरह की पोइट्रीज होती है, एक होती है अगम, एक होती है पुरम, तो वो क्या मतलब होता है, टर्म समझ में नहीं आती हम लोगों को, तो वो सब हम लोगों को हेल्प करेगा कि कैसे ये चैप्टर हमारे इसी में हेल्प करेगा, कैसे उसको समझा जाए। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारा पोस्ट मॉडर्न, तो अगेन तो 323 बीसी से 184 बीसी, फिर चंद्रगुप्त के एम्पायर का डिक्लाइन होता है, पोस्ट मॉडर्न आते हैं, और पोस्ट मॉडर्न में अगेन छोटी स्टेट्स होती हैं, वो लोग कैसे, क्या उनका ब्राह्मणिकल रिवाइवलिज्म में यहाँ पे क्या हेल्प होता है, तो ये सब हम लोगों को बात करना है। फिर गुप्ता एज, अगेन गोल्डन एज हम जिसको कहते हैं, क्यों गोल्डन एज कहते हैं, यहाँ पे अगेन क्या डिस्कवरीज ऐसी हो रही थी जो इसको गोल्डन एज कहते हैं, लिटरेचर में क्या हो रहा था, फिलोसफिकल स्कूल्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे तरह के टेक्स्ट आ रहे होते हैं, तो वो है। तो 319 से 319 एडी से 550 एडी तक। फिर हर्षा एम्पायर, तो अगेन हर्षा एम्पायर में क्या फिलोसफी थी, ठीक है, तो ये सब हम लोग बात करेंगे कि अगेन उनकी जैसे बहन का बहुत स्टोरी है, अगर बात करा जाए तो साइड में, तो उनकी बहन को कोई उठा के ले जाता है, तो वहां पे वो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स क्या है, वो हिस्ट्री का एस्पेक्ट इतना नहीं मानेंगे, बट अगेन बात करने के लिए हमको अच्छा लगता है तो हम कर रहे हैं। तो हर्ष एम्पायर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उनका महायाना बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है, तो these are the things, this is the broad timeline, very broad timeline of ancient India. So yes, again I would like to request you to kindly like, share and subscribe our video, and please do watch these lessons, these are very important. So yes, Sankat Mochan for general awareness. Thank you.